चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये जो है संख्यात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 8 अंक निर्धारित है और इसमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ये तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बड़े क्वेश्चन मतलब दिएंगे। अब यहाँ पे इसको पढ़ना है अपने को। सबसे पहले यहाँ पे पढ़िएगा, ए बी और सी एक फॉर्म में साझेदार है, इनका अनुपात दे रखा है 2-2, 1 के अनुपात में क्या करते हैं, बांटते हैं। और 31 दिसंबर को इनका चिट्ठा दिया हुआ है और क्या क्या दिया है चिट्ठा में जरूर देखते हैं। चिट्ठा में दिया है लेनदार, लेनदार दिया है 24,000 का, सामान्य संचय दिया है, पूंजी दे रखा है एबीसी का, और फिर इधर रोकड़ दे रखा है, फिर देनदार दे रखे हैं, प्रावधान भी दे रखे हैं, स्टॉक और फर्नीचर और भवन। चलो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है वो देखते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि उस दिन, जिस दिन यहाँ पे ये बनाया गया है, उस दिन साझेदारी सम का समापन करने का निर्णय किया गया। समापन मतलब फर्म का विघटन करना या समापन करना, खत्म करना, एक ही मतलब है। और देनदारों से इतना रुपया, कितना, 14,700 रुपए, और स्टॉक से 14,000 रुपए, फर्नीचर से बोली लगाने जैसा है ये, है ना, 18,000 रुपए, और फिर भवन से जो है 41,500 रुपये की प्राप्ति हुई। ठीक है, इतने इतने वसूल हो गए हैं, पैसा हमने बेच बेच के इतना पैसे वसूल कर लिए हैं। अब इन पैसे वसूले हुए पैसे में जो बाहरी दायित्व है उनका हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देनदारों को क्या किया गया, लेनदारों को यहाँ पे भुगतान किया गया, और वसूली का व्यय जो है वो कितना दिया गया है, 1,000। तो इसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो साझेदार लोग अपने अपने घर ले जाएंगे। ठीक है, नहीं बचेगा तो अपने घर से लाना भी पड़ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हमको यहाँ पे वसूली खाता, वसूली खाते से लाभ हानि ज्ञात करना है। और कुछ और बोला है क्या, और यहाँ पे और भी बताना है कि यदि लाभ या हानि दो को एक के स्थान पर अगर 3-2-1 होता तो साझेदारों की पूंजी पे क्या फर्क पड़ता, और कौन सा अनुपात न्याय संगत है, कारण सहित मूल्यांकित करना है, कौन सा अनुपात सही है, कौन सा अनुपात में बांटना चाहिए, इसका भी हमको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर के लिए, तो इसमें जो 8 नंबर की प्रक्रिया है, इसमें पहले खाते बनाओगे, दूसरा जो बताओगे, और तीसरा। तो इन दो इस प्रकार से तीनों पे 3-3-2 नंबर पट्टे हुए हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ने पर तो ऐसा लगता है कि भाई बनाओ ही ना, ऐसा क्वेश्चन है जिसपे प्राण निकलने वाले होते हैं, इतने लंबे क्वेश्चन। चलो, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा छोटा करके बनाते हैं, फटाफट से बनाएंगे। यहाँ पे हमने परफॉर्मा पहले से बना रखा है फॉर्मेट, ताकि हमको जो है लिखने में सुविधा हो। चलो यहाँ से हम इसको उठाकर यहाँ चिपका देते हैं। विजिबल है, दिखाई दे रहा है बराबर? चलो, अब यहाँ पे हमको सबसे पहले बनाना है वसूली खाता, जो कि हमने पहले भी एक बार बनाया है इसी पे क्वेश्चन पेपर में। तो वसूली खाता, और यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या संपत्तियों में कमी या बढ़ोतरी हो रही है, जितनी भी संपत्तियां चिट्ठे में दिया रहता है उन सबको क्या करेंगे, रोकड़ के अलावा इन सभी को ट्रांसफर करके कहाँ ले आएंगे, इसको ले आएंगे डेबिट साइड में। किधर ले आएंगे, डेबिट साइड में। और इनको जो है सामान्य लेनदार को सामान्य संचय, और ये जो बातें चीज जो पूंजी वाली बातें हैं, ये जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। ये किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये बाहरी दायित्व है या संपत्तियां, इनको हम क्या करेंगे, वसूली करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले संपत्तियों को पुस्तकीय मूल्य पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बुक वैल्यू पे। तो सबसे पहले लिख देते हैं देनदार, कितने का दिया है, 16,000। और ध्यान रखिएगा देनदारों पे प्रावधान जो है इसके अपोजिट साइड में दिखाया जाएगा। तो देनदारों पर प्रावधान यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक प्रकार से जो चीज घटा रहे हैं ना 16,000 को, उसका विपरीत लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली घटा देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रावधान, यही लिखने का प्रॉपर वे है देनदार पर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा शॉर्ट में देनदार। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद मैं लिखता हूँ 500। फिर अगला यहाँ पे है स्टॉक, स्टॉक को लिख देंगे यहाँ पे। स्टॉक में कितना है, 15,000।
और यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर, सारी संपत्तियों को पहले यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 19,000 का। और फिर है अपना भवन, भवन कितने का है? 38,500 का। चलो, हो गया ये सारी चीजें। अब ये यही काम हम इसके साथ करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे लेनदार, लेनदार में 24,000। हो गया। चलो, अब इसके बाद जो है संपत्ति मतलब एक तरह से पूरे चिट्ठा को खाली करना है। अब इसके बाद जो है हमारे को बनाना पड़ेगा, ठीक है, साझेदारों की पूंजी खाते में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पूंजी खाता बनाना पड़ सकता है, देखेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इन चीजों का तो ये पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पूंजी खाते में जाएगा, ये सारी चीजें पूंजी खाते में ट्रांसफर की जाएगी, इसका वसूली खाते में कोई भी योगदान नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, देनदारों देनदारों से कितना रुपया आया है? 14,700। तो इन सभी सभी चीजों से वसूली करने की बात करेंगे। और जब भी इनसे वसूली होगी मतलब पैसा आएंगे, तो यहाँ पे एक खाता प्रभावित होगा, उसको हम बोलते हैं रोकड़ खाता। तो लिखेंगे रोकड़ खाता, ये मेन हेडिंग होगा, रोकड़ खाता। क्योंकि ये एक तरह से कमाई होने वाली बात है, पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देनदारों से कितना आ रहा है। फिर देनदार से आ रहा है 14,700। अगला आ रहा है स्टॉक से, आ रहा है 14,000। स्टॉक से कितना आ रहा है? 14,000। फिर अगला आ रहा है फर्नीचर से, आपके पास 18,000, फर्नीचर से 18,000। और फिर यहाँ पे आ रहा है भवन से आपका 41,500। तो भवन से आ रहा है आपका 41,500। हो गया। इतनी चीजें हमने वसूली कर ली, मतलब एक तरह से मैं यूं कहूँ कि हमने सारी की सारी संपत्तियां बेच डाली। देनदार हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, भवन हो गया। अब इनमें से जो पैसा कलेक्शन हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। किनको? लेनदारों को। ध्यान रखिएगा, प्रावधान जो है ये हमारा खुद का बनाया हुआ एक प्रकार से कमी है, कमी कमी करते हैं, तो इसका पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो लेनदारों को क्या किया जाएगा? पेमेंट। ठीक है, तो जब पेमेंट की जाएगी तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे रोकड़ खाता। पेमेंट जब होगी तो लिखेंगे रोकड़ खाता, क्योंकि एक प्रकार से खर्चा का भुगतान करना हो रहा है। ठीक है, खर्चा समझ लो। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रोकड़ में कौन कौन पेमेंट होगा? सिर्फ लेनदार को होगा। लेनदार के अतिरिक्त जो इस सारी प्रक्रिया को करवा रहा है, यानी कि जो बिकवा रहा है सामानों को, उनको भी एक एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ रहा है, वसूली व्यय। तो लेनदारों को पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट किया गया लेनदारों को? भुगतान में 23,000 रुपए दिए गए। और वसूली व्यय हुआ है, वसूली व्यय, वसूली व्यय कितना हुआ है? 1,000। चलो, इन सब का अपन टोटल करेंगे। टोटल कितना आ रहा है दोनों साइड? टोटल कितना आ रहा है दोनों साइड का? तो इधर का 88 में 24,000 का, तो इधर का 88 में 24,500 को जो जाएगा, 24,500 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12, और ये 8, 2, 10 और 11, 12,200, 700 होगा। 200 तो पहले से था, 500 इधर का है ना। 1,12,500 डेबिट का कितना आ रहा है? 1,12,500। 500, यस। चलो, अब आप कह रहे हो तो लिख दे रहा हूँ, बाकी गलत होगा तो इसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। 1,12,500, और इधर आ रहा है 700, तो 1,12,700 दोनों तरफ लिख देते हैं, 1,12,700। ये इधर का ज्यादा है, डेबिट साइड का, मतलब यहाँ पे फायदा हुआ है। क्या हुआ है? फायदा कितने का हुआ है? मात्र 200 रुपए का, क्योंकि 500 हो रहा है ना इन सबको जोड़ने पर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मात्र 200 रुपए का क्या होगा? फायदा। और ये 200 का जो फायदा है वो कितने साझेदारों में बढ़ जाएंगे? ABC तीनों में बढ़ जाएंगे।
तो साझेदारों की पूंजी खाता, और ये लाभ है साझेदारों की पूंजी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये हो गया ए, बी और सी। इनका अनुपात दे रखा है 2-2-1। ठीक है, क्वेश्चन ने बोल रखा है 2-2-1 के अनुपात में बांटना है। इस 200 रुपए को 5 टुकड़े करेंगे, तो 5 टुकड़े करेंगे तो 40-40 रुपए का टुकड़ा होगा। तो 4 दूनी 8, हमें 80 रुपया, 80 रुपए और 40 रुपए, ऐसे करके आप बांट दोगे तो टोटल इनका क्या हो जाएगा, 200 रुपये बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो ये हमने ओरिजिनल क्वेश्चन को किया जहां पे वसूली खाते से हमने चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे यदि यह लाभ 2-1-1 की जगह में 3-2-1 होता तो क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता आप लोग बता सकते हो? ये 200, ये तो 200 रुपए है ना, लास्ट में जो 200 आया है, इसमें फर्क पड़ता कि भाई जो 200 रुपया है, इसको आप फिर 3 लोगों में किस अनुपात में बांट देते? 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। कितने अनुपात में बांटते? 3-2-1 के अनुपात में। इसका मतलब 200 को 6 टुकड़ा करने पर कितना आ जाता? तो 6×3 = 18, और फिर आ जाता 6×3 = 18 दशमलव, मतलब 33.33 आता है। कितना आ रहा है? 33.33। और इसका 3 से गुना कर दोगे तो एक हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा लगभग लगभग। एक को 100 रुपए बोल दो, और एक को बोल दोगे कितना? 33 का डबल, एक को 66-67 रुपए बोल दो, और एक को 33 रुपए बोल दो। इस प्रकार से जो है बढ़ जाता। समझ में आया क्या? क्लियर है ये पॉइंट? कि अगर हमारा लाभ हानि का जो अनुपात है 2-2-1 की जगह क्या होता, 3-2-1 के अनुपात में बांटा जाए, तो साझेदारों की पूंजी खाते में क्या प्रभाव पड़ता? तो इस वजह से जो पूंजी है, वो पूंजी क्या हो जाती, इनमें ये लाभ आप जोड़ देना, फिर जोड़ दोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनकी पूंजी जो है क्रमशः कितने कितने की है, 30,000, 24,000 और 12,000 की है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना, आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, साझेदारों की पूंजी खाता भी बनाना पड़ेगा। और इसी का 3 नंबर है, साझेदारों की पूंजी खाता। क्लियर है क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इतना बस नहीं पूछ रहा है वो, इस पर इफेक्ट पूछ रहा है, तो आपको एक प्रॉपर खाता बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बनाने की। 3 झटके साझेदार, तीनों के लिए अपने जैसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बनेगा, त्रिस्तंभ निरूपण पद्धति जैसा। चलो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले ए, बी, सी, ए, बी और सी। इनकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? ओपनिंग कैपिटल क्या था? तो ये था, शेष लाया गया, आप लिख लीजिएगा। कितना कितना है? 30, 24 और 12,000। 30,000, 24,000 और 12,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो रिजर्व है, जनरल रिजर्व, एक तरह से साझेदारों को ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये सामान्य संचय, इनका जो है पुराना अनुपात में देखो, अगर मान लीजिए ये हम निकाल रहे हैं कब के केस में, 2:2:1 के अनुपात के केस में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर आप ये टेबल नहीं भी बनाओगे ना तो भी चलेगा, इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। सामान्य संचय को अगर आप पहले वाले तुलना में, तभी तो कंपैरिजन करोगे ना, कि 2:2:1 के अनुपात में बांटने पर क्या फर्क पड़ता है, और 3:2:1 के उसमें बांटने पर क्या फर्क पड़ता है। तो आपको दो जगह बनाना पड़ेगा। तो अगर ये इसको आप बांट दोगे 10,000 को, तो 10,000 को टोटल कितने टुकड़े करोगे? 5 टुकड़े, यानी कि हर एक टुकड़ा 2,000 का। तो जिसमें से दो टुकड़ा ए को जाएगा, तो 2-2 हजार का दो टुकड़ा, यानी कि 4,000 ए को चला जाएगा, बी को जाएगा 4,000, और सी को जाएगा 2,000। और साथ ही साथ जो पुराना हम लोग जिस तरीके से हमने क्या किया था, लाभ को बांटा था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 80, 80 और 40। तो यहाँ पे ये लाभ है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, पूंजी को बढ़ा देगा। तो इनका टोटल देख लीजिएगा, कर लोगे ऐसे ही से?
और यही सेम प्रक्रिया जो है आपको एक और छोटा सा बनाना पड़ेगा। छोटा है, क्या फर्क पड़ता है, तो कितने का डिफरेंस आता है वही आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, और इस समय क्या होगा, यहाँ पे 80 ना होके ये अमाउंट चेंज हो जाएंगे। अगर हम क्या करेंगे, इसको 3, 2, 1 के अनुपात में बांटेंगे, तो संचय, सामान्य संचय जो 10,000 रुपए था, उसको टोटल हमने 6 टुकड़ा करना है। 10,000 का 6 टुकड़ा कितना होगा सर? 10,000 का 6 टुकड़ा करेंगे तो 6 × 6, करो तो भाई। तो एक टुकड़ा आ रहा है 1,666, 1,666 रुपए 66 पैसे। तो 1,666 या 67 भी बोल सकते हैं। और ऐसे ऐसे इतने टुकड़े, 3 टुकड़े एक हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपए एक हो जाएगा सामान्य संचय का। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी 1,667 का अगर हम बोल दें 2 टुकड़ा करें, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,334 रुपए, और ये हो जाएंगे फिर 2,664 रुपये, 66 रुपये। इस प्रकार से होगा। आप कैलकुलेट कर लेना, कर लोगे ना आराम से। इसका आ जाएगा 1,666 रुपया या 67 रुपया कह सकते हो, लगभग लगभग। तो इस प्रकार से सामान्य संचय को, ये तो एक भाग है, ऐसे ऐसे 3 भाग ए को मिलेंगे, 2 भाग बी को मिलेंगे, और 1 भाग किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? देखिए तो एक बार। 1,667, रुको रुको, 1,600, मान लो 67 बोल लेते हैं, इसका 3 गुना करोगे तो ये तो 5,000 आएगा लगभग, है ना। और 1,667 का अगर 2 गुना करोगे तो 3,334 हो रहा है। तो यहाँ पे 1 गुना होना था ना। चलो ठीक ठीक, लास्ट वाला पॉइंट जो है ये आपको लिखना पड़ेगा, 1,666। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि एकदम से मतलब 6.66 है ना, दशमलव के बाद 50 पैसे से ज्यादा है, इसलिए इसको डायरेक्टली 67 रुपया बोल दिया गया कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। तो आप इतना कर सकते हैं। और इसके बाद जो है, ये जो लाभ है वो वसूली खाता का लाभ था। तो यहाँ पे भी वसूली खाता से कितना लाभ हमने कैलकुलेट किया था, ये आपको वर्किंग नोट में दिखाने पड़ेंगे। 100, 67 और 33, 100, 67 और 33। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। 100, 100, 67, इसको 66 और इसको कर देते हैं 34। ऐसा कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम क्या कर सके, मैच कर सके। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 6 और 4 क्या हो जाएगा, 33 को इसको मैंने 34 कर दिया, और इसको मैंने जो 67 था उसको 66 कर दिया। 1 रुपए का आगे पीछे हेर फेर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनका टोटल लगाओ, और देखो कितना आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे पता लग जाएगा फिर। तो यहाँ पे 12,000, 13,700, 700 हो जाएगा। 13,700, और यहाँ पे हो जाएगा ये 4,000, ये 28,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 और 35,100। इधर ये हो जा रहा है 34,080, और यहाँ पे हो जाएगा 28,080, और ये हो जाएंगे 14,040। तो इनके बीच में डिफरेंस आप बता सकते हैं, इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, निकाल लोगे और इसका डिफरेंस बताना, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए।
तो आखिरी क्वेश्चन क्या था इसमें, कौन सा अनुपात अनुपात जो है न्याय संगत है? कौन सा अनुपात न्याय संगत है? न्याय संगत मतलब कौन सा सही है, सटीक है। इसके लिए आप ये देखिए कि भाई जब पुराना अनुपात सेट है तो उसी अनुपात में क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अनुपात बदलने से ए को लाभ होगा, है ना, जबकि बी और सी को क्या होगा, नुकसान। तो पुराना अनुपात ही क्या है, सही है। नया अनुपात में उसको चेंज करने पे क्या हो जा रहा है, उनको नुकसान ज्यादा हो रहा है। ठीक है। इसलिए क्या होता है, जब फर्म बंद कर रहे हैं उस समय पे अनुपात बदल देना ये अच्छी बात नहीं है। तो फर्म बदलने के समय पे आपको पुराना अनुपात ही क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा।